हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन देखेंगे। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अपने पास में पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे पुरुष जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? पुरुष जनन तंत्र। फिर अपन किसके बारे में बात करेंगे? स्त्री जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है वो देखो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ह्यूमन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। ह्यूमन ह्यूमन होता क्या है, यानी कि ह्यूमन के बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। तो यानी कि मानव होता है वो लैंगिक रूप से जनन करता है। यानी कि मानव में कौन सा जनन होता है? मानव में सबसे पहली चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है कि मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है। मानव होता है वो एक लिंगी जंतु होता है, यानी कि इसमें क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता। क्या लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि मानव एक लिंगी जंतु होता है। मानव होता है वो विविपेरस यानी कि जरायुज जंतु होता है, यानी कि ये बच्चे को जन्म देता है। मानव कैसा जंतु होता है? जरायुज, यानी कि ये बच्चे को क्या देता है? जन्म देता है। विविपेरस होता है, यानी कि बच्चे को जन्म देता है। तो यही सब लाइनें यहाँ पर लिखी हुई है, तो इनको अपन एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या क्या बता रखा है इसने। जैसा कि आप जानते हैं मानव होता है वो लैंगिक रूप से क्या करता है? जनन करता है। जैसा कि आप जानते हैं मानव होता है वो मानव लैंगिक रूप से क्या करता है? जनन करने वाला। और सजीव प्रजाक यानी कि विविपेरस और जरायुज यानी कि जरायुज प्राणु यानी बच्चे को जन्म देता है। और मानव जनन घटना के अंतर्गत सबसे पहले स्त्री में तो किसका निर्माण होता है? तो सबसे पहले स्त्री में तो अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्त्री में किसका निर्माण होता है? स्त्री में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और पुरुष में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब देखो पुरुष के शुक्राणुओं को किसमें? स्त्री के मादा जनन अंग में क्या कर देते हैं? स्थानांतरण। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? वीर्य सेचन यानी कि इंसेमिनेशन कहते हैं। तो शुक्राणु का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वीर्य सेचन मादा जनन पथ में। और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? जाइगोट यानी कि निषेचन कहलाता है। जिसके कारण फिर बाद में देखो शुक्राणु और अंडाणु ये क्या होता है? शुक्राणु होता है, मान लेते हैं शुक्राणु प्लस अंडाणु दोनों मिलेंगे तो एक किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट यानी कि युग्मनज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में गर्भाशय यानी कि भ्रूण का ब्लास्टोसिस्ट से चिपकना यानी कोरक पिट्टी की रचना होती है या उसका निर्माण होता है। और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपकना इम्प्लांटेशन यानी क्या कहलाता है? आंतर रोपण कहलाता है। और भ्रूणीय परिवर्धन फिर गर्भावधि होती है 9 से 9.5 महीने का। फिर शिशु का क्या होता है? जन्म होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? शिशु के जन्म की प्रक्रिया प्रसव यानी कि पार्चुरेशन कहलाती है। तो यहाँ से इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन उठेगा नीट में, तो इसको याद रखना है। फिर आगे दो जनन घटनाएं होती है वो यौनावस्था से, यानी कि यौनावस्था के पश्चात संपन्न होती है। ठीक है, अब पुरुष और स्त्री में क्या फर्क है? पुरुष में तो शुक्राणु का निर्माण होता है, वो यौनावस्था में प्रारंभ होता है तथा लगभग जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन स्त्री में अंडाणु का निर्माण होता है, वो भ्रूणावस्था में शुरू होता है और लगभग 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाता है। और यही पूरा याद हो गया हो तो बोलो भाई आओ, पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पर यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, या तो वो फ्लो चार्ट की सहायता से वो आपसे इसका क्रम पूछ सकता है। सबसे पहले क्या हो रहा है? युग्मकों का निर्माण कर रहा है, युग्मक जनन कहलाता है। फिर क्या हो रहा है? वीर्य सेचन हो रहा है। फिर क्या कर रहा है? युग्मक संलयन हो रहा है, यानी कि युग्मकों का संलयन हो रहा है। ठीक है, फिर अपने पास में क्या हो रहा है? वीर्य सेचन हो रहा है। वीर्य सेचन के बाद में क्या हो रहा है? कोरक पुट्टी की रचना हो रही है। फिर अंतर रोपण हो रहा है, लास्ट में यानी कि गर्भ काल होता है और लास्ट में प्रसव यानी कि बच्चे। तो इस फ्लो चार्ट की सहायता से क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दूसरा यहाँ से पूछेगा कि पुरुष में तो शुक्राणु का निर्माण होता है, वो कहाँ से शुरू होता है?
यौनावस्था इसे जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन अपन बात करें स्त्रियों में अंडाणु की रचना लगभग 50 वर्ष की आयु तक समाप्त होती है। और ये कहाँ से शुरू होती है? भ्रूणीय अवस्था से शुरू होती है। तो इस फ्लो चार्ट में से यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरे को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन उठ सकते हैं, दो चीज़ें बताए, वहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पुरुष जनन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? पुरुष जनन तंत्र, यानी कि इसको पढ़ पुरुष जनन तंत्र, कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपने को अब बात करेंगे पुरुष जनन तंत्र के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पुरुष जनन तंत्र होता है, इसका ये कौन से क्षेत्र में स्थित होता है? तो ये श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, यानी कि ये पेल्विक रीजन में स्थित होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है? एक जोड़ी तो क्या आती है? वृषण आता है। सहायक क्या आती है? सहायक ग्रंथि आती है, सहायक नलिकाएं आती है आदि वर्ष। ठीक है, तो क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? यानी कि वृषण आता है, सहायक नलिकाएं आती हैं। ठीक है, एक जोड़ी सहायक ग्रंथि आती है। बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय में कौन कौन आता है? शीशन, याद रखना, बाह्य जननेंद्रिय में शामिल होता है शीशन। तो ये सभी किसमें आते हैं? नर जनन तंत्र में आते हैं। ठीक है, तो देखो आगे की बात करते हैं। शरीर में जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर, शरीर में वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर एक थाली या दानी, यानी कि क्या है? वृषण कोश इसमें स्थित होता है। क्या? वृषण, जैसे वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम कहते हैं, वृषण कोश। अब देखो यहाँ पर जो ये हाईलाइट हो रखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। यहाँ से जो एनसीईआरटी हाईलाइट हुई है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। इस डायग्राम से भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो ये डायग्राम भी अपने को क्या करना है? याद रखना है। तो शरीर में जो वृषण होता है वो अपने उदर गुहा होती है, उससे बाहर, यानी कि अपने उदर गुहा है, इससे बाहर वृषण कोश में क्या होता है? स्थित होता है। एक थैली की तरह होती है, इस तरीके से थैली अपने ऐसे लाते हैं तो एक थैली की तरह होती है, उसमें स्थित होता है, जिसको अपना वृषण कोश कहते हैं। और वृषण कोश का देखो, वृषण कोश होता है वो वृषणों के तापमान को, शरीर का तापमान कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, उसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रखता है? कम रखता है। तो उसको शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु के निर्माण के लिए क्या है? अति आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण होता है वो अंडाकार होता है, इस तरीके से अंडाकार होता है। किसमें? वयस्क में, जवान आदमी वयस्कों में वृषण होता है वो अंडाकार होता है। और इस वृषण की लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, याद रखना। चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और वृषण होता है वो एक सघन आवरण से क्या होता है? ढका होता है। वृषण एक किससे ढका होता है? वृषण एक सघन आवरण। ठीक है, तो वृषण एक सघन आवरण से क्या होता है? ढका होता है। ठीक है, वो प्रत्येक वृषण में लगभग कितने? 250 क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। वो जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, याद रखना। यानी कि एक वृषण होता है उसमें लगभग 250 वृषण पालिका होती है। और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 क्या होती है? शुक्रजनक नलिकाएं होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है। तो देखो आगे की बात क्या कर रहा है कि प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3, बोला था ना, अति कुंडलित क्या होती है? शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, जिनमें क्या होते हैं? शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। और शुक्रजनक नलिकाओं के भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्थित होता है, जिन्हें सबसे भारी परत होती है उन्हें नरजन्म कोशिका यानी कि शुक्राणु कोशिका और शर्ट वाली कोशिका अंदर होती है। नरजन्म कोशिकाएं होती है वो सूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, जबकि शर्ट वाली कोशिका होती है वो जन्म कोशिकाओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? अंतराली अवकाश यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। और इसमें छोटी छोटी क्या होती है? रुधिर वाहिकाएं होती है। और अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो लीडिंग कोशिकाएं होती है वो एंड्रोजन हार्मोन का स्त्राव करती है, जबकि वृषण हार्मोन्स का संश्लेषित व स्रावित करती है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने के लिए सक्षम होती है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिका यानी कि रेटेटेस्टिस, शुक्र वाहिका यानी कि वासिप्रेंसियम आदि, वृषण एपिडिडाइमिस तथा शुक्र वाहक क्या होते हैं?
इसके अंतर्गत आप। ठीक है, तो देखो वर्षण की शुक्रजनक नलिकाएं होती है वो वर्षण नलिकाओं के माध्यम से किसमें खुलती है, वो शुक्र वाहिकाओं में खुलती है। और ये शुक्र वाहिकाएं होती हैं, ये कहाँ से, वर्षण से चलकर अधिवर्षण में खुलती है। तो प्रत्येक वर्षण के कौन सी सतह पर, पश्च सतह पर स्थित होती है। और ये अधिवर्षण होता है, अधिवर्षण होता है, ये शुक्र वाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है। कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। और मूत्राशय के ऊपर क्या बनाती है। ठीक है, क्या, तो वर्षण की शुक्रजनक नलिकाएं वर्षण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती है। और ये शुक्र वाहिका होती है, ये वर्षण से चलकर अधिवर्षण में खुलती है। तो प्रत्येक वर्षण के कौन सी सतह पर, पश्चिम सतह पर स्थित होती है। और ये अधिवर्षण होता है, शुक्र वाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है, यानी कि उदर की ओर एक लूप बनाती है और मूत्राशय के ऊपर एक लूप बनाती है। और इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्क्लीन रूप से जाती है। ठीक है, तो मूत्रमार्ग मूत्राशय से निकलकर फिर उसको सेचन के माध्यम से गुजरता है। जैसे अपन मूत्राशय में यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। सेचन अपन ने पढ़ा था बाह्य जननेंद्रियों में कौन शामिल है, सेचन। ये विशेष प्रकार के किसका बना होता है, ऊतकों का। सेचन के उद्गर्षण या उत्थान में सहायता करता है। कर वीर्य सेचन को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। ठीक है, फिर देखो ठीक है, सेसम का अंतिम वर्धित भाग यानी कि सेसम मुंड कहलाता है। सेसम का अंतिम वर्धित यानी कि फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, सेसन मुंड या ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक नीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद कहते हैं। तो चलो बच्चों, आज अपन यहाँ तक ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे की बात करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।